वेलकम टू दी चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं फिल्म आयरन मैन के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फिल्म शुरू होती है अफगानिस्तान में और हम यूएस आर्मी की कुछ गाड़ियों को देखते हैं जो डेजर्ट में से गुजर रही होती हैं। उनमें से एक गाड़ी में हम देखते हैं टोनी स्टार्क को, जो हथियार बनाने वाली एक कंपनी का मालिक होता है। वो सब वहाँ से हंसी मजाक करते हुए गुजर रहे होते हैं। तभी उन पे कोई हमला करता है जो सारे सोल्जर्स को मार देते हैं और टोनी अपनी जान बचा के छुप जाता है। वो मदद बुलाने की कोशिश करता है, तभी उसके पास उसी की कंपनी का बनाया हुआ एक मिसाइल आके फटता है और वो जख्मी होकर बेहोश हो जाता है और उसे वहाँ के कुछ टेररिस्ट पकड़ लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है 36 घंटे पहले लॉस वेगास में एक अवार्ड सेरेमनी में, जहाँ हम टोनी के बारे में जानते हैं जो एक जीनियस बाप का एक जीनियस बेटा होता है और उसने छोटी उम्र में ही बहुत सी कामयाबियाँ हासिल कर ली होती हैं। और अपने माँ बाप की मौत के बाद वो अपनी कंपनी स्टार्क इंडस्ट्रीज़ का सीईओ बन गया होता है और उसने अपने डैड से भी बहुत एडवांस वेपन्स बनाए होते हैं। इस सब के लिए उसका दोस्त कर्नल रोड्स उसे अप्पू जी अवार्ड के लिए बुलाता है, पर टोनी वहाँ पे नहीं होता, जिस वजह से ये अवार्ड टोनी के डैड का पहला पार्टनर और टोनी का राइट हैंड मैन ओबाडाया स्टेन लेता है। अगले दिन टोनी के असिस्टेंट पीपर पोर्ट्स उसे लैब में आके कंपनी के अगले बिजनेस प्रोजेक्ट के बारे में बताती है, जिसे सुनने के बाद वो एयरपोर्ट आता है और रोड्स के साथ अफगानिस्तान के लिए निकलता है। अफगानिस्तान पहुंच के वो कुछ फौजियों से मिलता है और उन्हें अपनी कंपनी के बनाए गए एक एडवांस सुपर मिसाइल सिस्टम जेविक की नुमाइश कराता है और उससे उन्हें बेचने की डील करता है। डील के बाद सोल्जर्स उसे वापस एयरपोर्ट छोड़ने जाते हैं, जहां उन पे हमला होता है। कुछ देर बाद टोनी को होश आता है और वो अपने सीने पे एक डिवाइस लगी देखता है जो एक कार बैटरी से कनेक्ट होती है। यह सब उसके साथ कैद एक डॉक्टर ने किया होता है जिसका नाम येंसन होता है। वो उसे बताता है कि उस धमाके की वजह से बॉम्ब के छोटे छोटे टुकड़े उसके सीने के अंदर चले गए थे जो उसके दिल तक पहुंचकर उसे मार सकते थे। इसलिए उसने ऑपरेशन करके उसके सीने पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाया ताकि वो टुकड़े उसके दिल तक ना पहुंचें। जिसके बाद वहाँ वो टेररिस्ट आते हैं जिन्होंने उन्हें कैद किया होता है और वो टोनी को उनके लिए जैविक मिसाइल बनाने को कहते हैं। टोनी मना करता है जिस वजह से उसे टॉर्चर किया जाता है। टोनी मान जाता है और वो उसे उसी की कंपनी के बनाए मिसाइल्स और हथियार दिखाते हैं और उसे जैविक मिसाइल बनाने को कहते हैं। येंसन उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे वो मिसाइल नहीं बनाना चाहिए क्योंकि वो पहले ही उसके बनाए गए हथियारों की वजह से खतरे में होते हैं। पर टोनी के जहन में कुछ और ही प्लान्स होते हैं। वो काम शुरू करता है और अपने हथियारों से पैलाडियम निकालता है और येंसन की मदद से एक छोटा सा आर्क रिएक्टर बनाता है जिसे वो उन बॉम्ब के छोटे छोटे टुकड़ों को उसके दिल तक पहुंचने से रोकने के लिए येंसन के बनाए गए इलेक्ट्रोमैग्नेट की जगह इस्तेमाल करता है। जिसके बाद टोनी वहां से निकलने के लिए उस आर्क रिएक्टर पर चलने वाले एक सूट बनाने का प्लान बनाता है और वो दोनों अपने काम में लग जाते हैं। उन दोनों पे लगातार निगरानी हो रही होती है और टेररिस्ट के लीडर असा को उन पर शक हो जाता है और वो येंसन से उगलवाने के लिए उसे टॉर्चर करने वाला होता है, पर उसे छोड़ देता है जब टोनी उसे कहता है कि उसे येंसन के काम में ज़रूरत है। रज़ा उनको एक दिन की मोहलत देकर वहाँ से चला जाता है। वो दोनों सारी रात काम करते हैं क्योंकि उनके पास वक्त बहुत कम होता है और वो टाइम पे उस सूट को बना लेते हैं। येंसन टोनी को सूट पहनाने में मदद करता है और रज़ा अपने 2 आदमियों को उनके पास भेजता है क्योंकि वो कैमरा में टोनी को नहीं देख पा रहा होता। वो दोनों दरवाजे के पास आते हैं और उसे खोलने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से वहाँ एक ब्लास्ट होता है जिससे वो सब अलर्ट हो जाते हैं और उनकी तरफ जाने लगते हैं। वो दोनों सूट को पावर देना शुरू करते हैं पर उनके पास टाइम कम होता है, जिसे देख के येंसन एक गन उठाता है और उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। सूट में पावर फिलिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और टोनी वहाँ से निकलने की तैयारी करता है, जिसे गार्ड्स रोकने की कोशिश करते हैं और उस पर फायरिंग करते हैं जिसका उसके सूट पे कोई भी असर नहीं होता और टोनी गार्ड्स को मारता है और अज़ा पे मिसाइल के साथ हमला करता है। येंसन उनके हमले से मारा जाता है, जो मरने से पहले टोनी से कहता है कि वो अपनी ज़िंदगी ऐसे खतरनाक हथियार बनाने में ज़ाया ना करे। जिसके बाद टोनी बाकी लोगों पे हमला करता है और उनके पास मौजूद उसके बनाए सब हथियारों को तबाह कर देता है और सूट में लगे जेटपैक से उड़ के वहाँ से निकलता है। पर कुछ ही आगे जाने के बाद जेटपैक फेल हो जाता है और वो नीचे गिरता है।
पर वो बच जाता है और जिंदा होता है। वो अपने सूट को पीछे छोड़ता है और रेगिस्तान में भटक रहा होता है, जहाँ रोड्स और कुछ सोल्जर्स आते हैं जो उसे रेस्क्यू करते हैं और उसे वापस यूएस लेकर आते हैं। टोनी, जो अब पहले से बहुत बदल गया होता है, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है जिसमें वो बताता है कि उसने लोगों को उन्हीं हथियारों से मरते हुए देखा जो उसने बनाए थे। साथ ही वो अनाउंस करता है कि उसकी कंपनी अब और कोई भी हथियार नहीं बनाएगी। उसी शाम को ओबेडिया टोनी से मिलता है और उससे वो अनाउंसमेंट करने की वजह पूछता है। साथ ही उसे कहता है कि अगर वो हथियार नहीं बनाएंगे तो उनकी कंपनी का स्टॉक वैल्यू गिर जाएगा, जिससे उनका फाइनेंशियल स्टेटस भी मुतासिर होगा। जिसके जवाब में टोनी उसे कहता है कि वो अब से सिर्फ आर्क रिएक्टर टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे। साथ ही टोनी उसे अपना बनाया गया आर्क रिएक्टर भी दिखाता है। टोनी एक नया और पहले से ज़्यादा पावरफुल आर्क रिएक्टर बनाता है और उसे पीपर की मदद से अपने सीने में इंस्टॉल करता है और पीपर को पुराना आर्क रिएक्टर देता है और उसे वो तबाह करने को कहता है। जिसके बाद टोनी एक नया सूट बनाने का प्रोजेक्ट शुरू करता है और अपने पहले बनाए सूट के डिज़ाइन में चेंजेस करके उसे ज़्यादा पावरफुल बनाने का काम शुरू करता है। वो सबसे पहले सूट के फ्लाइट सिस्टम पे काम करता है और उसे टेस्ट करता है, जो कि अनस्टेबल होता है। फ्लाइट के दौरान खुद को बैलेंस करने के लिए वो स्टेबलाइजर्स बनाता है, जो वो महसूस करता है कि इन स्टेबलाइजर्स को हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टेबलाइजर्स का बनाना एक सही डिसीजन होता है, जिसकी मदद से टोनी फ्लाइट के दौरान खुद को बैलेंस कर पाता है। कुछ ही टाइम में वो अपने सूट को बना लेता है और उसे टेस्ट करता है और अपने घर और सूट में लगे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जारविस की मदद से उसे उड़ाता है। टोनी सूट के परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए उसे ज़्यादा से ज़्यादा हाइट पे ले जाने की कोशिश करता है और ज़्यादा हाइट पे ठंडी हवाओं की वजह से सूट पे बर्फ़ जम जाती है और पावर सप्लाई बंद हो जाती है। टोनी नीचे गिरता है पर वो थ्रस्टर्स को टाइम पे एक्टिवेट कर देता है और ख़ुद को क्रैश होने से बचा लेता है। वो घर वापस आता है जहाँ पे वो अपना पहला बनाया हुआ आर्क रिएक्टर देखता है, जो पीपर ने उसके लिए वहाँ छोड़ा होता है। टोनी कुछ और डेटा एनालाइज करता है और सूट को गोल्ड टाइटेनियम से बनाता है ताकि सूट पे बर्फ़ जमने और सूट के वेट के बढ़ जाने के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके, क्योंकि पहले वाले सूट पे बर्फ़ जम गई थी और उसका वेट भी बहुत ज़्यादा था। जिसके बाद वो एक चैरिटी इवेंट में जाता है जहाँ पे एक रिपोर्टर क्रिस्टीन उससे हाल ही में अफगानिस्तान के एक गाँव में हुए टेररिस्ट के अटैक के बारे में बताती है, जिनके पास स्टार्क इंडस्ट्रीज़ के बनाए हथियार थे। वो ओबेडिया से इन हथियारों की सप्लाई के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में वो उसे कहता है कि यह सप्लाई उसके और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हुक्म पे की गई है। टोनी गुस्से में घर आता है और न्यूज़ पे उस गांव में हुए अटैक के बारे में सुन रहा होता है, जिस पे उन्हीं टेररिस्ट ने अटैक किया था जिन्होंने उसे किडनैप किया था। टोनी अपने हाथ में लगे रिपल्सर्स को मॉडिफाई करता है और उससे अपना एक हथियार बनाता है। जिसके बाद वो अपने नए सूट को पहनता है और अफगानिस्तान की तरफ निकलता है, जहाँ पे वो लोग गांव के लोगों को उनके घरों से बाहर निकाल रहे होते हैं। टोनी वहाँ आता है और उनसे लड़ता है और गांव के कुछ लोगों को उनसे बचाता है। जिसके बाद वो अपनी कंपनी के बनाए हथियारों को ढूंढता है, जहाँ एक टैंक उस पर शेल फायर करके उसे नीचे गिरा देता है, जिसे वो एक मिनी मिसाइल से तबाह कर देता है और उसे वहाँ पे बहुत से जैविक मिसाइल मिलते हैं, जिन्हें वो तबाह करके वहाँ से निकल जाता है। पास ही का एक एयरफोर्स बेस उसे डिटेक्ट कर लेता है और वो उसे कोई ड्रोन समझते हैं और 2 जेट्स को उसे तबाह करने को भेजते हैं। उन दोनों जेट्स टोनी पे हमला करते हैं और उसे गिराने की कोशिश करते हैं और वो दोनों टोनी के सूट से ज़्यादा ताकतवर होते हैं, जिस वजह से टोनी को उनसे पीछा छुड़वाने के लिए रोड्स की मदद लेनी पड़ती है। पर इसी बीच वो गलती से एक जेट को तबाह कर देता है और क्रैश होते जेट के पायलट का पैराशूट जैम हो जाता है, जिसे खोलने में टोनी उसकी मदद करता है और रोड्स की मदद से उनसे पीछा छुड़वा के वहाँ से निकल जाता है और वापस घर आता है, जहाँ पीपर उसे वो सूट उतारते हुए देख लेती है। अगले सीन में हम ओबेडिया को देखते हैं, जो रज़ा के पास आता है और हमें पता चलता है कि उसने टोनी को उनके हाथों मरवाने की कोशिश की थी ताकि वो उसकी कंपनी का मालिक बन सके, पर उन लोगों ने उसे नहीं मारा था जब उन्हें पता चला था कि वो कौन है और उन्होंने उससे मिसाइल्स बनवा के फ़ायदा उठाने का सोचा था। रज़ा उसे टोनी का सबसे पहले बनाया हुआ सूट दिखाता है, जो उससे और उसके आदमियों को रेगिस्तान में मिला था, जिसे देख के ओबेडिया को टोनी की नई इन्वेंशन का पता चल जाता है। वो रज़ा को एक हाई पावर सोनिक डिवाइस से कुछ वक्त के लिए पैरालाइज करता है और उससे और उसके आदमियों को मार के उस सूट को अपने साथ ले जाता है। टोनी ओबेडिया के अगले प्लान्स के बारे में जानना चाह रहा होता है,
जिसके लिए वो पीपर को एक पेन ड्राइव दे के उसे ओबेडाया के ऑफिस भेजता है ताकि वो उसके कंप्यूटर को हैक करके उससे इन्फॉर्मेशन निकाल सके। तभी वहाँ ओबेडाया आ जाता है, पर पीपर उसके पता चलने से पहले सब फाइल्स को कॉपी करके वहाँ से चली जाती है। पर ओबेडाया को पता चल जाता है कि वो वहाँ क्यों आई थी, जिसे जान के वो अपने इंजीनियर्स के पास आता है और उन्हें टोनी के पहले सूट जैसा सूट जल्द से जल्द पूरा करने को कहता है। पर उन्हें सूट को पावर देने में मुश्किल हो रही होती है क्योंकि उनके पास आर्क रिएक्टर नहीं होता जो सिर्फ टोनी बना सकता था, जिसे देख के ओबेडाया टोनी को सोनिक डिवाइस से पैरालाइज करता है और उसके सीने से आर्क रिएक्टर को निकाल लेता है और उसे वहाँ मारने के लिए छोड़कर आर्क रिएक्टर को लेकर वहाँ से चला जाता है और उसे अपने बनाए हुए एक बड़े सूट में लगाता है। टोनी के पास वक्त बहुत कम होता है और वो अपनी लैब में आकर अपने पुराने आर्क रिएक्टर को अपने सीने में लगाता है, जहाँ रोड्स आता है जो उसे बताता है कि पीपर कुछ एजेंट्स के साथ ओबेडाया को अरेस्ट करने गई है, जिसे सुनकर टोनी अपना सूट पहनता है और पीपर को बचाने के लिए निकलता है। पीपर एजेंट्स के साथ ओबेडाया की रिसर्च फैसिलिटी में आती है, जहाँ ओबेडाया जो उनके आने से पहले वो सूट पहन चुका होता है वो उन सब पे हमला करता है और पीपर को मारने वाला होता है, जहाँ टोनी आता है और वो दोनों लड़ते हैं और टोनी एक गाड़ी में मौजूद कुछ लोगों को उससे बचाता है। टोनी देखता है कि ओबेडाया का सूट भी उड़ सकता है, जिसे देख के वो ऊंचाई की तरफ जाने लगता है और ओबेडाया उसका पीछा करता है और टोनी को पकड़ लेता है। पर वहाँ पे मौजूद ठंडी हवाओं से उसके सूट पे बर्फ जम जाती है, जिससे उसकी पावर सप्लाई बंद हो जाती है और वो नीचे गिरता है। टोनी के आर्क रिएक्टर की पावर भी कम हो जाती है और वो छोटे छोटे स्टेप्स लेता नीचे ज़मीन पे उतरता है, जहाँ ओबेडाया उस पर हमला करता है और टोनी उस पर किसी भी वेपन से हमला नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास पावर बहुत कम होती है। पर वो ओबेडाया के सूट के वेपन ट्रैकिंग सिस्टम को ख़राब करने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वो पीपर को अपनी सिचुएशन के बारे में बताता है और उसे रिसर्च फैकल्टी में लगे आर्क रिएक्टर को ओवरलोड करने को कहता है। ओबेडाया टोनी को मिसाइल से मारने की कोशिश करता है, पर उसके सूट के वेपन ट्रैकिंग सिस्टम खराब हो जाने की वजह से वो सही निशाना नहीं लगा पा रहा होता। तभी पीपर आर्क रिएक्टर को ओवरलोड कर देती है, जो एक शॉक वेव पैदा करता है, जिससे ओबेडाया और उसका सूट नॉकआउट हो जाते हैं और वो दोनों आर्क रिएक्टर में गिरते हैं और ओबेडाया मारा जाता है और उसका सूट भी तबाह हो जाता है और टोनी बच जाता है। कुछ दिनों के बाद इस इंसिडेंट के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाती है, जहाँ रोड्स और बाकी सब टोनी को झूठ बोलने को कहते हैं कि वो सबसे कहे कि यह इंसिडेंट फैकल्टी में मौजूद कुछ रोबोट्स में खराबी आने की वजह से हुआ। टोनी एक बार में पढ़ता है कि उसे आयरन मैन के नाम से बुलाया गया है। टोनी रिपोर्टर्स के सामने आता है और उन्हें यह सब झूठी कहानी सुनाने की जगह सच कहता है और उन्हें बताता है कि वो ही आयरन मैन है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम टोनी को देखते हैं जो घर वापस आता है, जहाँ उसे एक आदमी निक फ्यूरी मिलता है जो खुद को एक इंटेलिजेंस एजेंसी शील्ड का डायरेक्टर बताता है और वो टोनी को वहाँ एक प्रोजेक्ट अवेंजर्स इनिशिएटिव के बारे में बताने आया होता है और इसी के साथ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।